इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है लॉक हैं डाउन नहीं, क्योंकि हम हैं इंडिया वाले। मेहमान नवाजी के लिए हम जाने जाते हैं, हम कहते हैं अतिथि देवो भव। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है प्रहलाद पटेल, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गले में आपके रुमाल है या मास्क है, और कैसे हैं आप? प्रहलाद पटेल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल दिलीप जी, सुन पा रहे हैं जी। मैं कह रहा था कि आपके गले में रुमाल या मास्क है, और आप कैसे हैं? हाँ, उम्मीद करता हूं कि आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी पार्टी के वर्कर्स के साथ, अपने अफसरों के साथ पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। आवाज आ नहीं सही, थोड़ा तकनीकी दिक्कतें हैं। हाँ बिल्कुल, आप भी स्वस्थ रहे, ये प्रभु से प्रार्थना है। क्योंकि आप जैसे नेताओं की, आप जैसे मंत्रियों की, और जो सिस्टम की जरूरत है इस वक्त पूरे देश को, क्योंकि बहुत बड़ी महामारी है। प्रहलाद जी, कैसा आप हालात देख रहे हैं? आज प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि 3 मई तक आपको लॉक रहना पड़ेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि डाउन मत रहिएगा, क्योंकि हम इंडिया वाले हैं, डाउन नहीं होते हैं जल्दी। नहीं, मुझे लगता है कि संदेह का कोई कारण नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन तक जो देश के लोगों ने सहयोग किया है, जिस प्रकार से संयम का परिचय दिया है, उसका अभिनंदन किया है। और मुझे लगता है, मैं जिन कठिन क्षेत्रों से आता हूं, कि लोगों में भरोसा बढ़ा है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोग आने वाले इस संकट को बहुत निकट से देख रहे हैं, उसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है लोग अक्षर से पालन करेंगे और मुस्तैदी के साथ, शक्ति के साथ पालन करेंगे। प्रहलाद जी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, वो इस समय कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर या बाकी भी बात करूं मैं, तो आप मध्य प्रदेश को लेकर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सब जगह ये कहा गया कि मरकज के लोग आए और लोगों को मरघट तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे, बुंदेलखंड, रीवा और जबलपुर में, तो जबलपुर को छोड़कर, और जबलपुर में भी बाकी जो संख्या बढ़ी है उसके कारण आपको भी अच्छी तरह से पता है, लगभग आधा मध्य प्रदेश, यानी 3 बल्कि आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार के कोई पॉजिटिव मामले नहीं है। और वो जो हैं वो संख्या और वो आंकड़े आप सबको पता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो भी आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी है, जो भी गाइडलाइंस भारत सरकार देगी, मध्य प्रदेश उसको पालन करने में समर्थ है। खासकर बुंदेलखंड, बघेलखंड और जबलपुर का संभाग, इसमें बहुत कम संख्या जबलपुर में है, एक सागर में है, एक छिंदवाड़ा में है। प्रहलाद जी, लेकिन जिस तरह से आप पूरे देश में, आप जो कि सेंट्रल मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी जी की सरकार में एक प्रमुख चेहरा हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है अतिथियों का स्वागत करने का। अतिथि देवो भव एक तरह से हमारी संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन इस समय लगता है कि अतिथि तुम कब जाओगे, ऐसे हालात हो गए। नहीं, मुझे लगता है कि अपन इस दृष्टिकोण से देख क्यों रहे हैं, हम इसको क्यों भूल जाते हैं कि अभी भी देश में 800 से ज्यादा अमेरिकी पर्यटक हैं, जिनमें से अमेरिका ने कोशिश की कि भाई उनको वापस आना है तो वो तैयार हैं। 10 लोगों ने सहमति दी, बाकी लोगों ने भारत में रहना स्वीकार किया। आप इटली के उस ग्रुप का भी अंदाजा करिए जो राजस्थान से दिल्ली आकर जो स्वस्थ हुआ, वो वापस अपने देश में नहीं गया। मुझे लगता है कि हम दूसरे नजरिए को भी तो देखें कि दोनों प्रकार की तुलना इतिहास करेगा, ऐसा मुझे साफ लगता है कि हम एक सुरक्षित डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुए हैं। हमारी चिकित्सा पद्धति, हमारी जीवन शैली, हमारा अनुशासन और हमारे नेतृत्व के प्रति आस्था, ये इतनी प्रखरता के साथ आगे बढ़ी है। मैं मानता हूं कि भारतीय जीवन शैली और भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रति जो विश्वास, जो मान और जिस प्रकार से उसकी कीमत बढ़ी है, ये कमतर नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि हम हमेशा से कहते थे कि हम भूखे होंगे तो अभी सामने वाला कोई भूखा होगा तो हम आधी रोटी उसको दे देंगे, उसके बाद हम खाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो पूरी दे देंगे। ये भी हमने साबित कर दिया। और इसलिए मुझे लगता है चाहे हमारी जीवन शैली हो, चाहे हमारी चिकित्सा पद्धति हो और चाहे हमारा विश्वसनीय नेतृत्व हो,
जिसके प्रति पूरा देश इस बात के लिए आस्था रखता है। और मैं मानता हूं वो भरोसा इस आपदा से निकालने में बड़ा सहायक हुआ है। और जो चीजें दिख रही हैं, हम दुनिया के उन तमाम देशों की तरफ भी देखें जहां पर जनसंख्या का घनत्व तो कम है, जिनकी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है। हमारा तो जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, स्वास्थ्य सुविधा न्यूनतम है। उसके बाद भी हम इस आपदा से अगर निपट पा रहे हैं तो ये हमारी जीवन शैली है, हमारे नेतृत्व की दूरदर्शिता है, हमारी स्वास्थ्य की जो शैली है, ये इनकी मान्यता स्थापित हुई है दुनिया के सामने। और इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक बेहतर सुरक्षित डेस्टिनेशन के रूप में भारत आज स्थापित हुआ है और उसके दूरगामी परिणाम होंगे। प्रहलाद जी, आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति ये है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। और ये अच्छी बात है आपने जो कही है। और हम इस वक्त यही कहते हैं बार बार कि आप ये मत समझिए कि आप लॉक हैं, आप डाउन बिल्कुल मत हो जाइए, क्योंकि पूरी देश की सरकार, देश के मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं, सरकारें, राज्य सरकारें काम कर रही हैं, पुलिस वाले सड़कों पर हैं, डॉक्टर्स अपने परिवार को छोड़कर अपनी जान दांव पे लगाकर वो आपके लिए सेवा कर रहे हैं। और जैसा प्रहलाद जी ने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त लोहा मानेगी। इतिहास जब लिखा जाएगा, क्योंकि जो पहली बार ये महामारी हमारी पीढ़ी ने देखी, आपकी पीढ़ी ने देखी प्रहलाद जी, कि ये भी इतिहास लिखा जाएगा कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि हमको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ दे दीजिए और हमारे देशवासियों की मदद कीजिए। और बाद में बदले में वो आपको कहते हैं कि हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं भारत के लोगों का और भारत के प्रधानमंत्री का। हमने न केवल अमेरिका को बल्कि दुनिया के कई मुल्कों को HCQ सप्लाई की है। और ये एक अच्छी बात है कि आज भारत इसलिए भी जाना जाएगा कि हमने बुरे वक्त में न केवल अपने लोगों का ख्याल रखा, बल्कि पूरी दुनिया, वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा नारा है, फिलॉसफी है, उसका ख्याल रखा। मुझे लगता है कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 7 संकल्पों के साथ अगर हम साथ देंगे तो हम कोरोना पर भी विजय प्राप्त करेंगे। और साथ में हमारे देश के नौजवानों से उन्होंने कहा है कि आयुष के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए अनुसंधान की तरफ आप आगे बढ़िए। 3 अगर हम बिंदु देखें, पहले वाले वो मानवता के आधार पर है। गरीब आदमी भूखा ना रहे, उसकी मजबूरी का कोई लाभ ना उठा पाए। आयुष मंत्रालय के निर्देशों का अगर हम पालन करते हैं और उसके बाद लॉकडाउन में रहते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं हो सकता। बाकी बचे हुए जो बिंदु हैं वो हमारी नैतिकता और हमारे नैतिक बल को का उजागर करते हैं, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो हमारा सुरक्षा कर्मी हो, और चाहे वो स्थानीय निकाय का सैनिटाइज करने वाला एक छोटा सा कर्मचारी हो। वो तीनों देवदूत बनकर हमारे सामने आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम उनका सम्मान करें, उनकी चिंता करें, उनके परिवार की चिंता करें। और मुझे लगता है कि पूरा देश बिना कहे उनसे, जिनको लोग कई बार अछूत मानते थे, आज उनके गलों में हार पहना रहे हैं, उनके सामने भावुक होकर उनका सम्मान कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा संबल है। और जो चीजें कही गई हैं, अगर हम आयुष मंत्रालय की बात करें तो ये हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रति भरोसे का पुनर्स्थापना है, या जिसको हमने कुछ समय के लिए बाजू में छोड़ दिया था, उसकी महत्ता आज फिर से स्थापित हुई है। और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें, ये आपदा हमको चुनौती उसने दी है, लेकिन चिंतन करने का भी अवसर दिया है और हमारे मानदंडों को पुनर्स्थापित करने का भी दुनिया के सामने एक बेहतरीन अवसर है। मैं इसको सकारात्मक दृष्टि से भी देखता हूँ। प्रहलाद जी, एक और आपने कहा कि हमको पॉजिटिव चीजें देखना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक बने रहना चाहिए। और अच्छी बातें आपने जो बताई हैं वो हमारे दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं पूरे देश भर में हमको देख रहे हैं। और मैं आपसे 2 तस्वीरों की बात और करना चाहूँगा जो विचलित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। एक तस्वीर थी इंदौर में जो सैंपल लेने गई, टेस्टिंग के लिए गई टीम के लोगों पर हमला, उसमें डॉक्टर्स भी थे, सब नर्सिंग स्टाफ भी था और पुलिस भी थी। दूसरी तस्वीर आई है, कल ही की तस्वीर है, जिसमें पटियाला में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह का हाथ काट लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पास मांगा था, लॉकडाउन का पालन करवा रहे थे। ये तस्वीर विचलित करने वाली है। मुझे लगता है कि ये अमानवीय कृत्य सामने आए हैं, इतिहास इसको जरूर याद रखेगा। लेकिन दूसरा पक्ष वो भी है, इंदौर में जिस महिला डॉक्टर को पर हमला हुआ था
वो दूसरे दिन मुस्तैदी के साथ उसी क्षेत्र में जाकर फिर से उनसे जान बचाने की कोशिश करते हैं। वो हमारी मातृशक्ति का सबसे सर्वोच्च स्वरूप था और इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों पक्षों को देख रहे हैं। जिनने ये अमानवीय काम किया है उन पर सरकार ने कठोर कार्रवाई की है। और देखिए प्रकृति का न्याय कि जो लोगों ने वो पथराव किया था उन स्वास्थ्य कर्मियों पर, वो भी कोरोना से पीड़ित निकले, लेकिन सरकार ने उनको रखा, उनकी भी चिकित्सा की भी चिंता की है। तो ठीक है, समाज में ऐसे कुछ चंद लोग जो हमारी मान्यताओं को झुठलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें प्रकृति भी सजा दे रही है और सरकार भी उनको सजा देगी। प्रहलाद जी, आपका एक बहुत जो मैं व्यक्तिगत तौर पर जो जानता हूं कि आपको मजदूरों का, किसानों का और जमीन से जुड़े लोगों का संगठक के तौर पर पार्टी आपको बहुत मानती है। बीच में आप राजनीतिक वजहों से आपने पार्टी से अलगाव भी हुआ था, लेकिन जब आपको पार्टी लाई थी तो आपको पार्टी ने अहम जिम्मेदारी दी थी कि आप पूरे देश के श्रमिकों को, मजदूरों को, किसानों को, रिक्शे वालों को, ठेली वालों को, जमीन से जुड़े हुए लोगों को और बेसहारा लोगों को या ऐसे लोग जो बेघर हैं उनको आप जोड़ेंगे। और मैंने देखा दिल्ली में आपने रामलीला मैदान में लाखों की तादाद में वो लोग जो खुद से चलकर आए थे, लाए गए नहीं थे, आज वही लोग हमने एक बार फिर देखे। मैंने अपनी आंखों से ऐसा मंजर शायद नहीं देखा होगा, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। आप मुझसे ज़्यादा मजबूती से आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं। वो तस्वीरें हमको परेशान करती थी कि लोग हज़ारों हज़ार किलोमीटर से चलकर अपने घरों की तरफ लौटने लगे। ये मैं किसी राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, ना किसी सरकार पर आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर वो केवल अपनी जान की परवाह नहीं थी उनको, केवल अपने घर पहुंचना था। दिलीप जी, उसके दोनों चित्रों को हमें देखना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हम उन क्षेत्र बुंदेलखंड से आता हूँ मैं, जहाँ लाखों की संख्या में मजदूर वापस आए, लेकिन आप एक पक्ष देखिए कि करोड़ों लोगों को मुफ्त में अनाज बढ़ सकता है इस विपरीत परिस्थितियों में, और आपको शिकायत नहीं मिली है। आपका भी पत्रकारिता का जीवन बहुत लंबा है, हमारी आपकी सार्वजनिक जीवन की आयु लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत फासला होगा। कभी आपने प्रशासन का और सामाजिक कार्यकर्ताओं की समर्पण का ऐसा समन्वय नहीं देखा होगा। मुझे लगता है कि जो गरीब आदमी था, एक वो गरीब आदमी को 3 महीने का राशन मिल गया, लेकिन इस बार एक नई जरूरतमंदों का वर्ग तैयार हुआ है जो गरीब नहीं है। उदाहरण के लिए कि मंदिर में पुजारी है, जिसका परिवार पूरी तरह से मंदिर की आय पर चलता था, पूजन से चलता था। अब वो गरीब नहीं है, वो किसी श्रेणी में नहीं आता, लेकिन आज वो जरूरतमंद है। आज 2-3 एकड़ का, 4 एकड़ का जो सब्जी उत्पादक किसान था, जिनको हम कुशवाहा कहते हैं, काची कहते हैं, ऐसा एक वर्ग है जो गरीब नहीं है, लेकिन आज जरूरतमंद है परिस्थिति के कारण, और नाई है। मुझे इन सब बातों की भी चिंता समाज और सरकार ने की है। जो कार्ड होल्डधारी नहीं है, उनके पास में कोई गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, पर्ची नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसकी भी चिंता हुई है। और इसलिए मुझे लगता है, और आज भी जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि कल कोई गाइडलाइन जारी होगी, ये पूरी तरह से उसी गरीब वर्ग की बात है जिसकी बात आपने कही है। वो रिक्शा वाला, वो ठेला वाला, वो हर दिन कमाने खाने वाला, या उससे ज्यादा आगे एक स्टेप जाकर निम्न मध्य वर्ग का व्यक्ति, उन सबको, सब पर नजर है, सबका पैमाना, सबकी जरूरतों का ध्यान है और उसका रास्ता निकलेगा। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि जो अंतर विश्वास है वो हमारे विजय का बड़ा कारण है। वो विश्वास चाहे नेतृत्व के प्रति हो और चाहे खुद के प्रति हो, दोनों ने बड़ी सार्थक भूमिका अदा की है। प्रहलाद जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। थोड़ा सा हमको आपके पास से दिल्ली से हमको पहुंचना पड़ेगा लखनऊ, और आप थोड़ा वक्त और दीजिएगा, हम थोड़ा वक्त लेंगे क्योंकि जनता आपको सुन रही है। पीसी शर्मा मध्य प्रदेश में है, भोपाल में, और सुरेश खन्ना जी जो वित्त मंत्री हैं योगी सरकार में, देश का सबसे बड़ा प्रदेश और दुनिया के कई मुल्कों को अपने में समा लेने की शक्ति वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। सुरेश खन्ना जी, हमको सुन रहे हैं आप? जी हाँ, सुन रहा हूं। हमारे साथ प्रहलाद पटेल जी जुड़े हुए हैं, आपकी ही पार्टी के हैं, केंद्र में मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। पीसी शर्मा साहब भोपाल में हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं, अब सरकार नहीं है। प्रहलाद पटेल जी की पार्टी ने उनको सत्ता से बेदखल कर दिया है, आपकी पार्टी ने बेदखल कर दिया है, और शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि यूपी के हालात को देखते हुए, आप खजाना आपके पास है, कैसे देख रहे हैं आप हालात आज के दौर में? मैं प्रधानमंत्री जी ने
जिस संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पूरे देश की जनता को जिस महामारी से बचाया है, मैं उनके प्रति धन्यवाद देता हूं और उनके आज के निर्णय का स्वागत करता हूं कि जो उन्होंने 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाकर इस कोरोना जैसी महामारी को फैलने से रोकने का एक कार्य किया है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये कह सकता हूं कि हम मन, वचन व कर्म से इसका पालन करेंगे। जहां तक आर्थिक गतिविधियों का सवाल है, निश्चित रूप से इससे प्रभावित हुई हैं, इसमें शक नहीं है, लेकिन लोगों की जान बचाना, लोगों को स्वास्थ्य लाभ करना, लोगों को सेहतमंद करना, ये हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, जीवित रहेंगे, तभी हम अपनी जीवन की बाकी गतिविधियों को अंजाम ठीक प्रकार से दे सकेंगे। बिल्कुल सुरेश खन्ना जी, पहले बिल्कुल सुरेश खन्ना जी, मैं आपको बताऊं, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, जैसा कहा है, जो प्रहलाद जी कह रहे थे कि हमारी संस्कृति में ये सब जो चीजें थी वो सब दुनिया के सामने है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ना तो पैसे की जरूरत है, ना बंगले की जरूरत है, ना गाड़ी की जरूरत है, ना काम वालों की जरूरत है, ना सफाई वालों की जरूरत है, घर के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ना प्रेस वाले की जरूरत है। 2 वक्त की रोटी चाहिए, अच्छी हवा मिली रही है, साफ हो गई है वातावरण की हवा, पूरा माहौल अच्छा लग रहा है, लेकिन आदमी सिर्फ ये मांग रहा है कि हे प्रभु जिंदगी बख्श देना। आप क्या कहते हैं? आपको खजाने की चिंता करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, खजाने की चिंता मत करिए, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं आपसे। हमारी कोशिश यही है कि हर हालत में पहले हम इस बीमारी के फैलाव को रोकें किसी भी तरीके से। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का निर्देश भी है, सरकार की मंशा भी है, लेकिन जनता का भी सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरे मनोयोग से इसका पालन करना चाहिए। आज की आवश्यकता है जी। प्रहलाद जी को भी जाना है और क्षेत्र में सुरेश जी मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। सुरेश जी आपके पास वापस लौट रहा हूं। एक सवाल मैं प्रहलाद पटेल जी से कर लेता हूं और एक सवाल मैं पीसी शर्मा जी से कर लेता हूं। प्रहलाद जी, हम ये मान लें कि बहुत सी चीजें हमने नई सीखी हैं। हमने घर के अंदर रहकर ये सीखा है कि हमको बड़ा घर नहीं चाहिए, छोटा घर होना चाहिए जिसको खुद हम साफ सफाई कर सकें, खुद कपड़े धो लें, खुद कपड़े प्रेस कर लें, पत्नी खाना बना ले, पत्नी बाकी सहयोग कर ले, बच्चे भी आजकल काम कर रहे हैं, परिवार का हाथ बटा रहे हैं। और आप लोगों ने रामायण शुरू कर दी है तो वो हे तात हे माते बोलते हैं, अच्छा लगता है। देखिए, मुझे लगता है कि हम स्वावलंबी जीवन के और सादगीपूर्ण जीवन की हमारी संस्कृति रही है। बीच में लोगों को लगता था कि हम तो पैसा कमाएंगे और बाकी कामें कर लेंगे। ये सेवा करना का मतलब होता है कि हम दूसरे की मदद करें, तब सेवा होती है। खुद का काम तो खुद को करना ही चाहिए। ये बातें तो हमारी संस्कृति की मूल बातें हैं और हम जैसे लोगों को तो जीवन में परिवार से और जहां पर जिस संगठन में काम करते हैं उसमें संस्कार में मिली है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी तो चिंता ये रहती है कि परिवार का काम तो हम मिलकर कर ही लेंगे, हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। और इसलिए आज हम फिर से वहां लौट कर आए। एक और बात दिलीप जी आपको ध्यान में होगी कि बरसों बाद, दशकों बाद लोगों ने खुद ने खेत काटे, वरना लोग कहते थे यार हार्वेस्टर कटा लो, कौन जाएगा। अब आप 4-5 एकड़ के किसी किसान के बारे में नहीं सुनेंगे कि उसने हार्वेस्टर का इंतजार किया, उसके परिवार ने खेत काट लिया, उसी ने बीन लिया। अभी इस इकोनॉमी की बारे में लोगों को अंदाजा नहीं है कि गांव में इस वर्ग को एक अच्छा पारितोषिक भी मिला है। तो ऐसा नहीं है कि सब तरफ बाकी चीजें होती है, इन सकारात्मक पक्षों को भी हमें देखना होगा। जी, आप भी किसान हैं, आप कह रहे हैं कि सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का सहयोग नहीं किया। पीसी भाई कुछ दिन पहले मंत्री थे, अब विधायक रह गए। मुझे लगता है कि इस पर जब समय आएगा तो जरूर बात करेंगे। पीसी भाई क्या कहेंगे? कोरोना के संकट के बीच भी चिंता नहीं की आपकी सरकार गिरा दी? निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि लॉकडाउन जो लेट हुआ वो 24 मार्च को गया, 23 मार्च को वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज जी ने। पीसी भाई आप मास्क हटा के बात कर सकते हैं, क्योंकि बात करने में दिक्कत नहीं है, बहुमत से देखिए
मास्क हटा के आप बात नहीं, कर कोई सकते दिक्कत हैं। नहीं है जी। मैं बात कर रहा हूँ। प्रहलाद जब जी, तक आपका- रुके उसके बाद प्रहलाद पटेल जी, आपका चेहरा भी देखना चाहते हैं ना टीवी में? प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर कर दिया लॉकआउट। प्रहलाद पटेल जी, आपका चेहरा भी देखना चाहते दिख हैं? रहा है नहीं दिख रहा है? ये- प्रहलाद जी आप परेशान तो नहीं है हम लोग सत्ता से बाहर होके? में अभी बीच में ही साथ में थे। आप सत्ता से बाहर होकर कतई- परेशान तो नहीं, इसलिए चेहरा भी कोई दिखा दीजिए थोड़ा परेशान नहीं सा। है, हम लोग तो जनसेवक हैं। हाँ तो चेहरा नहीं जा रहा क्या भाई? चेहरा दिखाओ। पूरा चेहरा नहीं, चेहरा तो जा रहा है, पूरा चेहरा देखना चाहते हैं। ये प्रहलाद जी मेरा चेहरा अच्छे से जानते हैं। प्रहलाद जी मेरा चेहरा चाल सही कह रहे हैं पीसी साहब। माथे पर चिंता की लकीरें तो नहीं है? हम नहीं पढ़ पा रहे यहाँ से, दूर है, दिल्ली में बैठे हुए हम। सत्ता नहीं भाई, में ये अवसर नहीं है दिलीप जी, ये सत्ता में अवसर नहीं है। नहीं रहे, पीसी कोई फर्क पड़ता। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। जी जी, पीसी भाई बोलिए आप। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने कहा ना कि खुद भी भूखे न रहें, साधु भी भूखा न जाए। हम लोग तो उसी पद्धति, उसी संस्कृति के लोग हैं। हम लोगों ने सब तय किया है, हमारे साथियों ने, कि एक टाइम भोजन करेंगे और जो दूसरे टाइम का बचेगा वो गरीबों में बांटेंगे, और जो जहाँ है अपने मोहल्ले में जाके वहाँ बांट दे। लेकिन एक चीज़ मैंने भी सुना है, प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि जो बात कही जा रही है, जो अभी प्रहलाद जी ने भी कहा कि जिनके पास राशन कार्ड है गरीबों के पास, वो तो ठीक है, उनको 3 महीने का राशन मिला है। लेकिन आज भी भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है और नंबर 2 पे संक्रमित है इससे, कोरोना से, वहाँ उन गरीबों को राशन नहीं मिला है भोपाल में। क्योंकि मेरे क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं बहुत। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, मैं उनको सलाम करता हूँ। बहुत से बौद्ध समाज के लोग भी रहते हैं, आज भी यहाँ पे बैठे हुए मेरे प्रांगण में। तो ये उनको जो लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको जो राशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में 30 करोड़ की आबादी में 30 लाख टेस्ट हुए हैं, और हमारे यहाँ हुए हैं 2 लाख, 2.25 लाख टेस्ट। तो ये मान के चलिए, ये भी लंबी लड़ाई है। 40 दिन, 19 दिन और बढ़ गए। 40 दिन तक कौन से परिवार हैं जिनके पास खाने के सब मामले होंगे? जी जी, पीसी भाई, होंगे। पीसी भाई, वक्त का देश के अंदर 135 पीसी भाई, वक्त की कमी है। आखिरी मेरा ये टिप्पणी। कहना है कि उन गरीबों के राशन मिलना चाहिए, ये हमारा कहना है। कमलनाथ जी ने भी पहले दिन ही कहा था कि उन गरीबों को राशन मिले जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो आज भी नहीं। जी बिल्कुल, प्रहलाद पटेल सुन रहे हैं। उनकी सरकार दिल्ली में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। आखिरी सवाल मैं खत्म करने से पहले, इस कार्यक्रम को बाइंड अप करने से पहले लूंगा सुरेश खन्ना जी। उनको पीसी भाई, मैं आपके पास इस कार्यक्रम के ब्रेक के बाद लौटता हूं। सुरेश खन्ना जी, चिंता बड़ी है, आपकी आबादी बहुत बड़ी है, आपका जो दायरा है बहुत बड़ा है काम करने का। कैसे हालात लग रहे हैं? आप अभी भी फाइलें निपटा रहे हैं? सुरेश खन्ना जी, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज सुरेश खन्ना जी तक पहुंच नहीं रही। मैं सुरेश खन्ना जी, तो उनसे संपर्क टूट गया। प्रहलाद जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। नहीं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले इस बात की घोषणा की थी कि जो कार्ड जिनके पास नहीं है, खाली पर्ची भर है, उनको मिलेगा। इसके इतर भी जिनके पास दोनों चीजें नहीं है, उनको भी राशन मिल रहा है। अगर कोई व्यवधान है, चूंकि भोपाल हॉट स्पॉट बना है, तो मुझे लगता है कि वो स्पेसिफिक जानकारी देनी चाहिए। सामूहिक तौर पर तो ऐसा नहीं है, पर हो सकता है कि कोई ऐसा बेचारा कोई अभागा हो जो बच गया हो, तो ये सूचना आएगी तो इमीडिएट प्रशासन घंटों में नहीं, उसके भीतर ही उसकी सप्लाई करता है। मैं देश भर में 100 के आसपास जगह पर मेरे लोकसभा क्षेत्र से लोग हैं, हम उनको मदद कर पा रहे हैं। प्रहलाद जी, आपका शहर नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह के सांसद, कैसे हालात है वहां के? नहीं, नरसिंहपुर में तो कभी, आपको पता है अच्छी तरह से, वहां कभी भोजन का संकट उस जिले में होता नहीं है। समाज और सरकार मिलके हम दूसरे लोगों को भी खिलाने का सामर्थ्य वहां रखते हैं। मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ, मैं जबलपुर भी गया हूँ। मैं कोरोना के इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। कोरोना नरसिंहपुर बढ़िया। नरसिंहपुर में लॉकडाउन बहुत सख्ती के साथ बहुत पहले से शुरू किया है। जिला प्रशासन उसके लिए बधाई का पात्र है।